बहार का मौसम शुरू हो चुका था। पेड़ों पर नए पत्ते आने लगे थे। डालियां हरी भरी हो गई थीं। हर तरफ हरियाली फैली हुई थी। और ऐसे सुहाने मौसम में मैं अपनी दोस्त से मिलने उसके घर जा रही थी। मेरी बेटी भी मेरे साथ ही थी। मैं उसे घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मुझे डर लगता था कहीं उसका राज सबको पता न चल जाए। मेरी बेटी का एक ऐसा राज जो सिर्फ मुझे पता था। मेरी बेटी मधु 18 साल की हो चुकी थी और इतनी सुंदर थी कि उसको देखते ही हर कोई उसे बार बार मुड़ मुड़ कर देखता था। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी उसकी सुंदरता को देखकर हैरान हो जाती थीं। गुलाबी रंगत, बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे काले बाल, लंबा छरहरा बदन। जो कोई भी मेरी बेटी को देखता उसका दीवाना हो जाता था। लेकिन मेरी बेटी का ये हुस्न मेरे लिए मुसीबत बन गया था, क्योंकि जो भी उसे देखता फौरन उसका रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाता। और मैं लोगों को जवाब दे देकर परेशान हो चुकी थी। मैं उसकी शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके कुछ राज मेरे सीने में दफन थे। इस समय भी वो मेरे साथ हल्के गुलाबी सूट में काला दुपट्टा ओढ़े किसी रोबोट की तरह मेरे पीछे पीछे चली आ रही थी। मधु की आंखों में हर वक्त उदासी रहती थी और मैं उसकी उदासी की वजह जानती थी। मधु का हाथ पकड़े अपने दोस्त के घर आ गई थी। मैं अपनी दोस्त सीमा से बातों में लगी रही, लेकिन मेरी बेटी चुपचाप किसी रोबोट की तरह बैठी रही, जैसे उसे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं। आज सीमा की नजरें मधु के ऊपर से हटी नहीं रही थीं। वो बार बार मधु को ही घूरे जा रही थी। उसने मधु के बारे में मुझसे बातें करना चाही, लेकिन मैंने टाल दिया। जब सीमा को तवज्जो मधु की तरफ ज़्यादा होने लगी, तो मैं मधु का हाथ पकड़कर घर चली आई। वो जिस तरह रोबोट बनकर गई थी, उसी तरह रोबोट बनकर घर वापस आ गई। अभी मैं घर आकर बैठी ही थी कि तभी हमारे मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत, जिन्हें सब बुआ जी के नाम से जानते थे, उम्र दराज थीं, सब लोग उनके पास अपनी अपनी समस्या लेकर जाते थे, वो हमारे घर आकर मेरे पास बैठ गईं। मैंने मधु को समझा रखा था कि मोहल्ले की किसी भी औरत के सामने ना आना। मधु उठकर अपने कमरे में चली गई। मधु की आंखों में आए आंसू मुझसे छुपे नहीं रह पाए थे, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। बुआ जी मुझसे मधु के रिश्ते की बात करने लगीं। कहने लगीं, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, तुम्हारी बेटी को कहीं देख लिया है और उसे पसंद कर बैठा है, और वो मधु से शादी करना चाहता है। तुम्हारी बेटी मधु वहाँ राज करेगी, राज। बुआ जी की बात सुनकर मेरा सीना गम से फटने लगा। काश मैं अपने अरमान पूरे कर पाती, मैं अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कर पाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैंने बुआ से कहा, बुआ जी माफ़ करना, मैं अभी मधु की शादी नहीं कर सकती। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मधु के अंदर एक ऐसी कमी है जिसे सुनकर कोई भी लड़का मधु से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। बुआ जी ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं न मानी, तो बुआ जी मुँह बनाती हुई चली गईं। बुआ जी के जाने के बाद मधु कमरे से बाहर आई। उसकी आंखें लाल थीं, जो मुझसे छुपी नहीं रह सकीं। वो अपने कमरे में रो रही थी। शायद बुआ जी की बातें उसके कानों में पड़ चुकी थीं। मधु मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और एक लंबी सांस खींची, जैसे बहुत ज़्यादा थक गई है। और वो थक ही तो गई थी, रोज रोज की बातें सुनकर। मधु मेरे पास बैठ गई। मैं सोफे पर बैठी थी, लेकिन वो फर्श पर मेरे घुटनों पर अपना सिर रखकर बैठ गई। मैंने उसे उठाकर अपने पास सोफे पर बैठाना चाहा, लेकिन मधु नहीं उठी। थोड़ी देर में ही उसका पूरा शरीर हिचकोले खाने लगा। वो सिसक सिसक कर रोने लगी थी। उसके रोने की आवाज़ तेज होने लगी। मैं डर गई। मैंने जल्दी से उसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया। मधु चुप हो जा, नहीं तो कोई सुन लेगा और हमारे घर आ जाएगा। मेरी बात सुनकर मधु तड़प उठी। मम्मी, कम से कम मुझसे रोने का हक तो न छीने, नहीं तो मैं अंदर ही अंदर घुटकर मर जाऊंगी। मेरे अंदर का खालीपन मुझे धीरे धीरे खा रहा है। कब तक, आखिर कब तक आप मुझे लोगों से छुपाती रहेंगी? आखिर कब तक मैं ऐसे घुट घुट कर जीती रहूंगी? मैं खुलकर सांस लेना चाहती हूँ। मुझे भी खुलकर जीने का हक है। जैसी ज़िंदगी मैं जी रही हूँ, इस ज़िंदगी से तो अच्छा था कि मैं मर जाती। कम से कम मेरी ज़िंदगी मेरे ऊपर इतनी तंग तो ना होती। आखिर मैं कब तक डर डर कर जीती रहूंगी? मम्मी, मैं अंदर ही अंदर मर रही हूँ। मधु अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश में अपने बालों को अपने हाथों में जकड़े हुए बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में मुझसे शिकवा कर रही थी। मधु की इस हालत पर मेरा दिल दर्द से फट गया, लेकिन मैं क्या करती? मैं उसे बचाना चाहती थी, इस समाज से, समाज की गंदी सोच से। नहीं तो ये समाज मधु से जीने का हक भी छीन लेता। मुझे अपनी बेटी से हाथ धोना पड़ता। मैंने मधु का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाना चाहा, लेकिन मधु ने मेरा हाथ झटक दिया और भागती हुई अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पूरी रात मधु के बारे में सोचते हुए निकल गई। सुबह काम धंधों से फ्री होकर मैं भी बैठी ही थी कि सीमा का फ़ोन आ गया। कहने लगी, मुझे तुमसे मिलना है।
कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, घर पर ही आ जाओ। थोड़ी ही देर में वो मेरे घर पर मेरे सामने बैठी हुई थी। वो मुझे बहुत ज़्यादा कशमकश में लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रही। सीमा मेरी बचपन की दोस्त है। मैं उससे अपने दिल की सारी बातें करती थी और सीमा भी सारी बातें मुझसे दिल खोलकर करती है। वो मेरे सारे राज जानती है, मेरी बेटी का भी राज जानती है। सीमा का एक बेटा था जो दिमागी मरीज है। सीमा के हस्बैंड का आज से 4-5 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। घर पर अब सिर्फ सीमा और उसका पागल बेटा होता था। जब लाख कोशिश करने के बाद भी सीमा मुझसे अपने दिल की बात नहीं कर पाई तो मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई। मैंने कहा, सीमा, मुझे पता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तुम मुझसे बेझिझक अपने मन की बात कह सकती हो। फिर जो सीमा ने मुझसे जो बात कही उसे सुनकर मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा। सीमा अपने पागल बेटे के लिए मेरी बेटी सीमा का हाथ मांग रही थी। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सीमा ने ही बोलना शुरू किया, तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे अतुल से कर दो। मैं तुम्हारी बेटी का राज जानती हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं उसका ये राज किसी को नहीं बताऊंगी। और ऐसा करने से तुम भी आए दिन के रिश्तों की लाइनों से बच जाओगी। मैं हैरत से मुंह खोले सीमा की बातें सुन रही थी। मैं उसे नाम की बहू बनाकर ले जाऊंगी, वो मेरे साथ मेरी बेटी बनकर रहेगी। सीमा की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। फिर मैंने उसकी बात मान ली। वो सही कह रही थी। इस तरह मैं लोगों से भी बची रहती। जब मैंने अपनी बेटी को ये सब बताया तो उसने मुझे देखा। उसकी आंखों की पुतलियां बेजान सी थीं और उनमें कोई एहसास नहीं था। वो मेरे फैसले पर जोर से हंस दी, बोली, और क्या किया जा सकता है, मेरे साथ कर लें ये भी। जब मरना ही है तो आपके फैसले के साथ ही मर जाती हूँ। मैंने उसे सीने से लगा लिया। ना मेरी बच्ची, मैं तो ये सब तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। मधु कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने अपनी बेटी की शादी सीमा के अबनॉर्मल बेटे से कर दी। मधु अपनी ससुराल चली गई, लेकिन मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। अगले दिन सुबह सुबह मेरा मन किया कि मैं अपनी बेटी से जाकर मिलूं। सुबह सुबह मैं अपनी सहेली सीमा के घर की तरफ चल पड़ी। जी चाह रहा था कि उड़कर मधु के पास पहुंच जाऊं। ना जाने किस हाल में होगी। अपनी सहेली के घर के बाहर इतनी भीड़ देखकर मैं घबरा गई। अनजाने डर से मेरी आंखों की पुतलियां सिमट गई थीं। लोग मुंह पर हाथ रखे अंदर झांक रहे थे। कुछ लोग तो कानों को हाथ लगाते हुए तौबा तौबा कर रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। तेज तेज कदम उठाकर वहां तक पहुंच गई थी और उन सबको पीछे धकेलती हुई अंदर पहुंच गई। पर मेरी चीख निकल गई सामने का मंजर देखकर। मेरी बेटी बिखरे बालों के साथ जमीन पर खोई हुई हालत में बैठी हुई थी। उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा थी। इस वक्त तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खिलती हुई कली को कुचल डाला हो। उसके कंधे से उसका कुर्ता फट गया था। यकीनन खींचातानी में फटा होगा या फिर उसे मारते हुए। मेरी बेटी का चेहरा थप्पड़ों की वजह से लाल था। मेरा कलेजा मुंह को आ गया लोगों की बातों पर, जो आज खुद भगवान बने बैठे थे। एक औरत की आवाज़ मेरे कान में आई, अरे इन जैसों की शादी नहीं करते, इनका काम तो सिर्फ नाचना होता है। इसकी माँ ने तो इसकी शादी ऐसे कर दी जैसे ये औरत हो। अरे ये तो ना मर्द है ना औरत है। सब मेरी बच्ची को गिरी हुई और हकारत भरी नज़रों से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अछूत हो और उसके छूने से ये भी अछूत हो जाएंगे। उस औरत की बात सुनकर मेरे कान साए साए करने लगे। कितना जहर भरा था उन लोगों के अंदर। आखिर क्यों क्यों वो सब भूल जाते हैं कि उनके शब्द किसी को लहूलुहान कर देते हैं। मेरी बेटी पर क्या बीत रही होगी ये मैं ही जान सकती थी। मैंने टूटी बिखरी पड़ी अपनी बेटी को अपनी गोद में समेट लिया, उसे गले से लगाया। मैं उसे उन सब की नज़रों से बचाना चाहती थी। दिल किया कि अपनी बेटी को छुपाकर कहीं दूर भाग जाऊं। सीमा साइड में खड़ी तमाशा देख रही थी। मुझे समझते देर न लगी कि ये सब किया धरा सीमा का ही है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा था। मधु बेजान सी मेरी गोद में छिपी बैठी थी। उसका शरीर कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। अरे इसे क्यों सीने से लगाए बैठी है? दफ़ा करो इसे, यहाँ इसका ठिकाना नहीं है। घुंघरू पहनाओ और चलता करो इधर से। तौबा तौबा, कैसी माँ है, सबसे छुपाया कि इसकी असलियत क्या है। सबको यही बताया कि ये लड़की है, उसकी औकात ही क्या जो उसकी शादी कर दी। मेरी बेटी अब मेरी गोद में से उठी और मुझे जख्मी नज़रों से देखने लगी। जब लोगों की बातें सुनते सुनते उसके सब्र का पैमाना भर गया तो उसने अपने आंसू साफ किए और बोली, हमें भी जीने का हक है। ये समाज सिर्फ आप सबका नहीं बल्कि इसमें रहने का अधिकार हमारा भी है। समाज हमें गाली क्यों समझता है?
क्या हम अपनी मर्जी से किन्नर बनते हैं? भगवान के लिए हमें भी चैन से जीने दिया करो। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? तुम लोगों से हम कुछ नहीं कहते तो क्यों हमें इतने ताने दिए जाते हैं? क्यों हमारी आत्मा तक को लहूलुहान कर दिया जाता है? तुम लोग भगवान तो नहीं जो फैसला करते हो कि हम कहाँ रहें, हम क्या करें। मेरी बेटी की आवाज़ कांप रही थी, शब्द लड़खड़ा रहे थे, पर वो रोती सिसकियों के बीच चीख पड़ी थी। उसकी हालत देखते हुए एक पल को वहाँ पर मौजूद हर आदमी खामोश हो गया था। मौत की सी खामोशी छा गई थी। बस मेरी बच्ची की हिचकियाँ गूंज रही थीं। मैं अपनी बच्ची का हिचकियों से हिलता शरीर देख रही थी। मधु फिर बोली, जब हम पैदा होते हैं तो कूड़े के ढेर में फेंक दिए जाते हैं। क्या हम औलाद नहीं होते? क्या हमारी रगों में खून नहीं होता? अगर तुम लोगों के पास एक धड़कता दिल है तो हमारे पास भी एक दिल है। अगर तुम लोगों की रगों में लाल खून है तो हमारी रगों में भी वही लाल खून है। तुम लोग हम लोगों को न जाने क्या क्या कहते हो, छक्का, किन्नर, हिजड़ा, खोजा, नपुंसक, थर्ड जेंडर। हमें न जाने किन किन नामों से बुलाया जाता है। हमारी कोई पहचान ही नहीं है। अगर कोई माँ अपने खून को रख भी ले तो ये समाज के लोग उस माँ को जीने नहीं देते। ये समाज भूल जाता है कि दिल हम भी रखते हैं जो जख्मी हो जाता है लोगों की नज़रों से। हमें छुपा छुपा के रखा जाता है। आखिर क्यों? जमीन तो भगवान की है और जैसे तुम लोगों को भगवान ने बनाया है हम लोगों को भी भगवान ने बनाया है। फिर तुम लोग कौन होते हो हमें निकालने वाले? आखिरकार बोलते बोलते मधु हिम्मत हार गई और हाथों में मुंह छुपाकर रो पड़ी। हम किन्नर हैं, यानी थर्ड जेंडर, और हमें समाज अधूरा कहता है। लेकिन हम अधूरे नहीं, बल्कि अधूरे तो तुम लोग हो। ये समाज है अधूरा। समाज के द्वारा धुतकारे गए हम लोग। जब समाज हमें परेशान करता है तो हम उसे बद्दुआ भी नहीं दे सकते कि भगवान तुम्हारे घर में भी हमारे जैसी औलाद पैदा करे, क्योंकि किन्नर होने का क्या दर्द होता है ये हम ही जान सकते हैं। बचपन से ही हमें फालतू समझा जाता है। या तो लोगों के ताने मार देते हैं या फिर कोई किन्नर किसी मर्द की हवस की भेंट चढ़ जाता है। हमारे जैसा किसी गली के कोने में खड़ा मुंह छुपाए रो रहा होता है क्योंकि उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया, ये कहकर कि उसके लिए वो शर्मिंदगी का कारण बनता है। तो कोई मुंह छुपाए सस्कियाँ ले रहा होता है क्योंकि वो किसी की हवस का निशाना बन गया। जब समाज के गंदे भेड़ियों को अपनी हवस मिटानी होती है तो वो क्यों नहीं देखते कि सामने वाला कौन है, उसकी पहचान क्या है। उस वक्त तो वो क्यों भूल जाते हैं कि हम किन्नर हैं। अरे तुम लोगों को क्या पता हम कैसे जीते हैं। तुम लोग हमें चैन से क्यों नहीं जीने देते हो। हम अपनी मर्जी से किन्नर नहीं बनते, भगवान बनाता है। फिर तुम लोग भगवान क्यों बन जाते हो। मधु रोते रोते घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई थी, जबकि वहां पर मौजूद हर आदमी की आंखें भीग चुकी थीं। मधु के रोने से आसमान भी कांप गया था। वो रोते हुए दोबारा बोली, मेरे जुड़े हुए हाथ देखो, हमें जीने दो। हमें हमारे घर वाले भी स्वीकार नहीं करते। खुद मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था। आप समाज के लोगों से क्या शिकवा शिकायत करें। हमारा बाप ही जब हमें अपना कहने से शर्मिंदा होता है। हम लोग किसी के भी प्यारे नहीं होते। हम तो हिजड़े और खसरे होते हैं जिनका बस यही काम होता है। वो खड़ी होते हुए अपने दोनों हाथों से तालियां बजाने लगी और जोर जोर से हंस रही थी। मेरी बेटी किन्नरों की तरह तालियां बजा रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया, उसका माथा चूमा, उसे बताया कि वो अपनी माँ को बहुत प्यारी है। मैंने कहा, मधु तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, पर वो हंस दी, एक जख्मी हंसी। माँ तुमने बचपन से मुझे इन लोगों से बचाया। देखो आज तुम्हारे सामने हूँ मैं और तनकर खड़ी हूँ। मुझे कोई भी अफसोस नहीं कि मैं किन्नर हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने बनाया है। फिर मैं क्यों अफसोस करूँ खुद के होने पर। मैं इन सब के बीच और समाज में सर उठाकर चलूँगी। अफसोस अफसोस तो इन लोगों को करना चाहिए अपनी कमज़ोर जहनीत पर, अपने दिमाग पर, अपनी गंदी सोच पर। माँ मैं तेरी औलाद हूँ और देखना एक दिन तुझे गर्व होगा मुझे अपनी औलाद कहने पर। एक दिन सर उठाकर कहोगी कि देखो ये मेरी बेटी है। मैं जानती हूँ मैं एक किन्नर हूँ, लेकिन हमें दुख उस समय नहीं होता जब हमें पता चलता है कि हम थर्ड जेंडर हैं। हमें दुख तो उस समय होता है जब हमें छुपाया जाता है, लोगों की नज़रों से बचाकर रखा जाता है। माँ तुझे याद है जब पापा मुझे पीटा करते थे अपनी चमड़े की जूती से, और तो दूर खड़ी सिसकियाँ ले रही होती थी। मेरे जिस्म पर अभी भी चमड़े के निशान हैं। ये दुनिया जीने नहीं देती। हमें क्यों गाली समझा जाता है। हम भी तो इंसान हैं। हम लोग तो खुद को शीशे में देखने से भी खौफ खाते हैं। वो मुझे हटाती हुई अपने अंदर का गुबार निकाल रही थी और फिर वो चली गई, ये कहते हुए कि मैं अब जा रही हूँ अपने ठिकाने पर।
ये समाज मेरी जगह है ही नहीं। आंसू साफ करते हुए उसने मुस्कुराने की कोशिश की थी। उसने मेरे हाथों को चूमा और अपनी आंखों से लगाया और बोली, माँ, तुमने मेरी इतने दिनों तक हिफाजत की, लेकिन आज मेरी रूह छलनी हो गई है। और अच्छा ही हुआ कि सब लोगों को पता चल गया कि मैं कौन हूँ। अब चलती हूँ, मुझे हमेशा याद रखना माँ। वो मुस्कुराती हुई लोगों के बीच से सर उठाकर चलती जा रही थी और फिर वो नज़रों से ओझल हो गई। मैं वहीं बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। कोई दिलासा देने वाला नहीं था। हर कोई खुद से ही नजरें चुराए बाहर जा रहा था। पूरा हॉल खाली हो गया। सीमा मेरे पास आई और मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, बोली, मुझे माफ़ कर दो। ये सब मैंने तुमसे बदला लेने के लिए किया था। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो। वो रोती गिड़गिड़ाती मेरे पैरों में बैठ गई। सीमा मेरे पति को पसंद करती थी, मगर उसकी शादी मुझसे हो गई। मैं नहीं जानती थी कि अब तक वो इस बात पर दुश्मनी लिए बैठी है। उसने सुबह उठकर सबको बता दिया था और मेरी बेटी की असलियत सबको बताई थी। उसने सब लोगों से यही कहा था कि मैंने उसे धोखा दिया है, कि अपनी किन्नर बेटी की शादी उसके बेटे से कर दी। सीमा मुझसे माफ़ी मांग रही थी, लेकिन मैं सीमा को कैसे माफ़ कर देती, जिसकी वजह से आज एक माँ अपनी औलाद से बिछड़ गई थी। लेकिन फिर मैंने उसे माफ़ कर दिया। जब उसने मुझे मधु का वास्ता दिया तो मैंने उसको माफ़ कर दिया था। मैं रोती हुई थकी हारी अपने घर की तरफ चल पड़ी। अपने घर आई, वहाँ पर हर चीज़ मुझे मधु की याद दिला रही थी। कहीं से मेरे कानों में आवाज़ आई, मम्मी, बाहर खेल लूँ, मैं बस थोड़ा सा ही खेलूँगी। और फिर दूसरी आवाज़ मेरी खुद की आई थी, नहीं, बाहर नहीं जाना, तुम्हें अंदर ही घर में खेलना है, वहीं खेलो। मैंने चौंक कर देखा, कोई नहीं था। मुझे मधु की आवाज़ फिर आई, मम्मी, पापा मुझे रोज़ क्यों मारते हैं? क्या मैं उनकी बेटी नहीं? कहीं दूर से मुझे मधु के रोने की आवाज़ सुनाई आई। मैंने अपना सर हाथों में थाम लिया। पूरा सर दर्द से फट रहा था। मैं सुकून से सो जाना चाहती थी, लेकिन मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। मुझे याद आने लगा जब मेरी पहली औलाद होने वाली थी। मेरा पति उस समय बहुत खुश था। वो हर रोज़ मेरे लिए खाने का नया नया सामान लाता। मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करके मुझे अपनी सराखों पर बिठा कर रखता था। उसने मुझसे ख्वाहिश की थी कि मुझे बेटा चाहिए, और मैं मुस्कुरा देती कि भगवान ने हमारी किस्मत में जो लिखा होगा वो हमें मिल जाएगा। और उस दिन तो मेरे घर में कयामत टूट पड़ी थी, जिस दिन मेरे घर में बेटी हुई, ना ही बेटा, बल्कि भगवान ने मुझे तीसरी जिन्स दी थी। एक मासूम सा बच्चा नर्स पकड़े खड़ी थी। मैं बहुत रोई थी। मेरे पति ने कहा, इसे फेंक दो, लेकिन मैं क्या करती? वो मेरी औलाद था, मेरे साथ उसका रिश्ता था, मैं माँ थी उसकी। इतनी बेदर्द नहीं थी कि अपना बच्चा फेंक देती। मैंने अपने पति के सामने हाथ जोड़े, उसके पैर पकड़े कि मुझे अपने बच्चे को अपने पास रखने दो। वो मेरी हालत देखकर मान तो गया, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, मेरे पति की नफरत भी उसके लिए उतनी ही बढ़ रही थी। मधु में लड़की के जीन्स ज़्यादा थे, इसलिए उसकी शक्ल भी लड़कियों जैसी थी। मैंने उसे बेटी बनाकर ही रखा था। वो मेरे सारे काम भाग भाग कर करती थी। वो अपने पापा को हसरत भरी निगाहों से देखती थी कि काश पापा मुझे गोद में उठा लें, लेकिन मेरा पति उसे गोद में उठाना तो दूर उसको झटक देता था, बल्कि उसे मारता पीटता था। और मैं बेबस थी। इस समय मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय देखने के। जब मैं उसके जख्मों पर मरहम लगाती तो वो चीख चीख कर रोती थी। उसकी मासूम सिसकियाँ मुझे जीने नहीं देती थीं। और मधु पागल सी, वो फिर भी अपने बाप का प्यार पाने को तड़पती रहती थी। मधु को लाख समझाती कि अपने पापा के पास मत जाया करो, लेकिन मधु नहीं मानती और अपने पापा का प्यार पाने के लिए उनकी गोद में ज़बरदस्ती चढ़ने की कोशिश करती और फिर उनसे मार खाती। जब मधु 4 साल की हुई तो मैंने उसका एडमिशन करा दिया। मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी, एक अच्छी शिक्षा देना चाहती थी। मेरे पति ने यहाँ पर भी मेरा विरोध किया था। जब तक मेरी बेटी खुद से सारे काम करना नहीं सीखी थी, मैं हर 2 घंटे में उसके स्कूल के चक्कर लगाया करती थी, ये कहकर ये कहकर कि मेरी बेटी को मेरे सिवा किसी के साथ बाथरूम जाना पसंद नहीं है, उसकी ये आदत नहीं है। और फिर एक दिन मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया जब मुझे पता चला कि मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती। ये खबर सुनकर मेरे पति ने मुझे तलाक दे दी और मुझे छोड़कर चला गया। मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, पर एक मर्द की मोहब्बत मर गई जब मैं उसे बारिश न दे सकी। वो चला गया था। मुझे छोड़कर जाने के बाद उसने कभी भी मुड़कर नहीं देखा कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। और वो मुझे मुड़कर देखता भी क्यों? मेरे पास था ही क्या? एक औलाद थी, वो भी अधूरी, जिससे वो बहुत ज़्यादा नफरत करता था। बस ये शुक्र था कि पैसे की तंगी नहीं थी। गांव में हमारी ज़मीनें थीं जिसके पैसे हर महीने मेरे पास आते रहते थे। मैंने अपने जिगर के टुकड़े को बहुत मोहब्बत से पाला। बहुत प्यारी थी वो मुझे।
पर मुझे डर लगता था किसी को पता लगेगा कि वो लड़की नहीं तो कहीं कोई उसे मुझसे छीन न ले। मैंने 8वीं तक उसे स्कूल से जैसे तैसे पढ़ाया, फिर उसके घर पर ही टीचर लगा दिए। मधु को बाहर नहीं जाने देती थी, वो रोती थी, चीखती थी। वो पूछती वो सबसे अलग क्यों है, वो बाहर खेलने क्यों नहीं जा सकती। और जब मधु 12 साल की हुई तो मैंने उसे सच्चाई बता दी, लेकिन हकीकत जानने के बाद वो खामोश हो गई थी। उसकी आंखों के जुगनू बुझ गए थे, उसका दिल मर गया था। वो जी तो रही थी मगर अंदर से मर गई थी। जैसे जैसे मधु बड़ी हो रही थी उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। कभी कभी तो उसे देखकर मुझे डर लग जाता कि भगवान, जब तूने उसे ऐसा बनाना था तो फिर उसको इतनी सुंदरता क्यों दी। 16 साल की होते होते मेरे घर मधु के लिए रिश्तों की लाइन लगने लगी थी। जो कोई भी मधु को देखता उसका दीवाना हो जाता। लेकिन मैं हर रिश्ते से इनकार करती चली आई क्योंकि मैं मजबूर थी। मैं मधु की शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन आज मेरी बच्ची मुझे छोड़कर चली गई थी। वो किधर जाएगी, कहीं कोई उसे नुकसान न पहुंचा दे। वो तो किसी से लड़ना भी नहीं जानती, बहुत ही नाजुक सी है मेरी बेटी। मैं बाहर हॉल में बैठी रो रही थी। मैंने अपनी बेटी को बहुत ढूंढा पर वो मुझे ना मिली। वो चली गई थी, पर कहाँ पता नहीं। मैं रोज मधु की आस में दरवाजे को ताकती रहती, लेकिन कोई ना आता। हर आहट पर मुझे लगता कि मधु आ गई, पर मेरी नज़रें मायूस लौट आती। मुझे लगता कि जैसे अभी किसी कोने से निकल कर आ जाएगी और मेरे गले में बाहें डालकर कहेगी, मम्मी आप परेशान क्यों हैं, मैं तो यहीं आपके पास हूँ। लेकिन वो नहीं आई। वो चली गई थी हमेशा हमेशा के लिए। मधु को बचपन से ही पायल पहनने का बहुत शौक था, पर मैं उसे कभी नहीं पहनाती थी। जब वो समझदार हुई तो उसने मुझसे कहा था, मम्मी मुझे पता चल गया है कि आप मुझे पायल क्यों नहीं पहनाती थीं, क्योंकि मेरे पाँव पायल के लिए नहीं बल्कि घुंघरुओं के लिए बने हैं। मधु की बात याद आते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। शायद मधु अब अपने पैरों में घुंघरू बांधकर अपने जैसे लोगों के साथ रह रही होगी। काश मैं अपनी बेटी को अपने पास रख सकती। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर महीने भी गुजर गए और फिर ऐसे करते करते 2 साल निकल गए, लेकिन मधु नहीं आई। मैं तड़प रही थी अपनी मधु को सीने से लगाने के लिए। समय गुजरता जा रहा था, सब अपने अपने कामों पर लग चुके थे। बस मेरे दिल से मेरी मधु की याद नहीं निकलती थी। लेकिन मेरी मधु मुझे दोबारा नहीं मिली। एक दिन ऐसे ही बैठी बैठी टीवी देख रही थी। टीवी पर जो खबर सुनी उसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उस समय थर्ड जेंडर को हमारे समाज से अलग रखा जाता था। टीवी पर खबर आ रही थी कि थर्ड जेंडर को भी अब सारे सामाजिक अधिकार मिलेंगे। उनके लिए नौकरियां रखी गई हैं। वो हर जगह अपनी पहचान के साथ नौकरी कर सकते हैं। सरकार उन्हें वो सारे अधिकार दे रही थी जो आम इंसान के होते हैं। ये खबर सुनकर बस यूं ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। उठकर बाहर आई। बाहर भी यही खबर फैली हुई थी। हर किसी के मुंह पर इसी खबर की चर्चा थी। सब कह रहे थे कि एक खोजा थी, उसने अपने जैसों के लिए सरकार से गुहार लगाई और उनके लिए सामाजिक अधिकार मांगे थे। आज उसकी मेहनत रंग लाई है और सरकार ने थर्ड जेंडर को पूरे सामाजिक अधिकार दे दिए हैं। थोड़ी देर बाद मैं अंदर आ गई। अभी अंदर आकर बैठी ही थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जाकर दरवाज़ा खोला तो देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं। ब्लैक कोट पहने मेरी बेटी मधु खड़ी थी। खुद की आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मधु ने ही आगे बढ़कर मुझे गले से लगाया। मधु को गले लगाते ही मेरी हिचकियां बंद गईं। मैं जोर जोर से रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए थे और ये मंजर देखकर हैरान थे। मधु बोली, मम्मी आपकी बेटी अब वकील बन गई है। मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूँ और अब मैं ये लड़ाई जीत गई हूँ। सरकार ने फैसला कर लिया है कि वो मेरे जैसे सबको समान अधिकार देगी। मधु ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, माँ देखो तुम्हारी बेटी जीत गई। ये रोने का नहीं, खुशियाँ मनाने का वक्त है। और आज वाकई मुझे मधु पर गर्व हो रहा था कि मधु मेरी बेटी है। सब लोग हमें ईर्ष्या भरी नज़रों से देख रहे थे। मधु ने मेरा माथा चूमा और वापस जाने के लिए मुड़ गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मधु मत जाओ। लेकिन मधु ने मेरा हाथ छोड़ा और कहा, मम्मी मुझे मत रोको, अभी मुझे बहुत काम करने हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी तरह किस्मत का मारा अपनी किस्मत पर रोए। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई अपनी रूह को छलनी करे। मुझे मत रोको मम्मी, मुझे अपने जैसे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लानी है। वो चली गई। मेरी नज़रें मधु की पीठ पर टिकी हुई थीं। सारे लोग मधु को देख रहे थे और फिर वो गली मुड़ गई। अपने हक की लड़ाई लड़ने, अपने जैसों को इंसाफ दिलाने के लिए वो चली गई थी। मैं उसे जाते देखती रही, लेकिन मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने गर्व से अपने सर को उठाकर भीड़ को देखा। आज मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया था। सब लोग मुझे ही देख रहे थे कि क्या किस्मत पाई है।
हर तरफ मेरी बेटी के ही चर्चे हो रहे थे। मेरी बेटी मुझे छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन फिर भी मेरे अंदर सुकून था। हमारा समाज ही ऐसा है जहाँ पर औरत मर्द में ही भेदभाव किया जाता है। फिर इन बेचारे लोगों को तो ये गाली समझते हैं, लेकिन ये लोग गाली नहीं होते, बल्कि ये मर्द और औरत दोनों से ज़्यादा पवित्र होते हैं, क्योंकि ये भगवान की खास भेंट होते हैं। इनमें दोनों की ही विशेषताएं पाई जाती हैं। काश हमारा समाज भी समझ लेता कि ये भी हमारे समाज का हिस्सा हैं, हमारे समाज से अलग नहीं। ये भी अपनों की मोहब्बत के हकदार होते हैं। मैंने भीगी आंखों से अपने सामने रखी डायरी बंद कर दी। इस डायरी में मैंने अपनी बेटी मधु की कहानी लिखी थी। डायरी बंद करके मैं ऊपर छत पर चली आई। चांद की रोशनी फैली हुई थी, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गई। आसमान को देखते हुए दिल से दुआ निकली, मेरी बेटी खुश रहे। साथ ही ये भी दुआ निकली कि काश मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाए। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।